जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ब्राइट वे वनडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो करंट अफेयर्स की बिल्कुल ताज़ा तरीन क्लास लेकर आप लोगों के लिए हाजिर हुआ है। आशा कर रहे हैं कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। दोस्तों, चलिए आज के करंट अफेयर्स की क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ यहाँ पर जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा उस बेल आइकन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर जानकारी आपको सबसे पहले मिले। चलिए साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आते हैं कि जो पशु दिवस है ये कब मनाया गया है। तो याद रखिएगा, जो पशु दिवस है दोस्तों, ये हर साल मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछता है कि ये जो पशु दिवस है कब, मतलब किस दिवस को मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। अगर कभी भी आपसे पूछता है कि विश्व पशु दिवस जो है वो कब मनाया गया, तो 4 अक्टूबर को। दोस्तों, ये 2024 में भी मनाया गया है और 2024 में जब इस दिवस को मनाया गया तो इसकी एक थीम रखी गई है कि विश्व उनका भी घर है। किसका घर है? तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्व उनका भी घर है। तो विश्व उनका भी घर है। ये कभी भी आपसे पूछा जाए कि ये किस जो है दिवस की थीम है, तो आपको ये ध्यान रखना है साथियों कि विश्व उनका भी घर है, ये थीम है। ये जो आपका विश्व पशु दिवस है उसकी, ठीक है। अब साथियों, एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो विश्व पशु दिवस है ये किसकी याद में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जर्मनी के एक, कह सकते हैं, एक जर्मन व्यक्ति हैं जिनका नाम है सेंट फ्रांसिस। क्या नाम है दोस्तों? तो सेंट फ्रांसिस की याद में ये मनाया जाता है, ठीक है। तो सेंट फ्रांसिस की याद में मनाया जाता है। और ये इसकी जो पहली बार जो बैठक हुई थी दोस्तों, होता क्या है कि विश्व पशु कॉन्फ्रेंस, विश्व पशु कॉन्फ्रेंस नहीं कहेंगे, कांग्रेस की बैठक। सबसे पहले एक संगठन है जिसे कहते हैं विश्व पशु कांग्रेस। अब इसका जो अधिवेशन है, ये अधिवेशन होता है 4 अक्टूबर को। कब होता है? 4 अक्टूबर 1981 को। यानी इस दिवस की जो शुरुआत है एक समिट से होती है, एक बैठक से होती है। और वो बैठक जो है वो कब हुई थी? तो 4 अक्टूबर को हुई थी इसकी जो बैठक है। और 4 अक्टूबर को ये भी देखा गया दोस्तों कि ये जो 4 अक्टूबर को सेंट फ्रांसिस है, जो कि एक, कह सकते हैं कि धर्मगुरु हैं जर्मन के, तो इनकी याद में इस दिवस को मनाया जाता है। आशा कर रहे हैं कि इस लाइन को आपने बढ़िया से कंठस्थ कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बात और ध्यान रखनी है कि भारत के संविधान में, जो भारतीय संविधान है उसका अनुच्छेद है जिसे कहते हैं अनुच्छेद 48। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 कहता है कि वन्य जीवों और वन्य जीवों की, कह सकते हैं वन एवं वन्य जीवों, यानी एक तरफ तो वन की बात कर रहा है अनुच्छेद 48 कह रहा है कि वन और वन्य जीवों का संरक्षण, यानी इनको बचाने की बात जो है वो किस आर्टिकल में की गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इनके संरक्षण और संवर्धन की जो बात कही गई है वो संविधान के अनुच्छेद 48 में कही गई है। और इसका एक सेक्शन बना है अनुच्छेद 48 का। यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा, अनुच्छेद 48 का में कही गई है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि विश्व पशु दिवस कब मनाया गया? तो 4 अक्टूबर को 2024 में जब ये मनाया गया तो इसकी थीम क्या दी गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा, विश्व उनका भी घर है। मतलब किसका घर है? तो पशुओं का भी घर है। और तीसरी बात, ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो एक जर्मन व्यक्ति हैं जिनका नाम है सेंट फ्रांसिस। सेंट फ्रांसिस की याद में इस दिवस को मनाया जाता है। साथ ही साथ विश्व पशु कांग्रेस की जो पहली बैठक है दोस्तों, ये 4 अक्टूबर को हुई थी, 1981 में हुई थी। और ये देखा गया कि उसी दिन सेंट फ्रांसिस का भी जन्म हुआ था। तो ये उनकी जयंती पर इस दिवस को क्या किया गया? घोषित कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 का क्या कहता है? यह अनुच्छेद 48A क्या कहता है? ये कहता है कि वन और जो वन्य जीव हैं उनका संरक्षण और संवर्धन करना
ये राज्य का दायित्व होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 48 में सीधे सीधे अगर यहाँ पर सेक्शन को हटा दिया जाए और सीधे कहते हैं अनुच्छेद 48 में क्या है, तो याद रखिएगा कृषि एवं पशुपालन की किसकी बात करता है, तो कृषि और पशुओं को पालने उनके देखरेख करने से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 48। दोस्तों अभी हाल ही में भारत के मध्य प्रदेश राज्य ने एक बड़ा ही बेहतरीन काम किया है, एक बड़ा ही अच्छा काम किया है। ध्यान से समझिएगा, मध्य प्रदेश जो मध्य प्रदेश है इसने अपने यहाँ जो नागरिक है, मध्य प्रदेश राज्य ने क्या किया है, इसने हीट वेव, अब अगर पूछा जाए कि हीट वेव क्या है, तो हीट वेव का मतलब है, हीट वेव का मतलब है कि ये कह सकते हैं, हिंदी में लिख दो कोई जरूरी नहीं है, ध्यान दो। तो हीट वेव का मतलब है, जैसे आपने देखा है कि जब गर्मी होती है तो हमारे यहाँ मतलब हर सीजन में अलग अलग तरह की हवाएं चलती हैं, ठीक है। और जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो एक हवा चलती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लू कहते हैं, ठीक है, लू कहते हैं। तो इस बार आपने देखा भी कि गर्मी यानी जो टेम्परेचर था वो कितना ज्यादा बढ़ गया था और गर्मी ने लोगों को खूब सताया था। तो ये जो मध्य प्रदेश है इसने अपने नागरिकों के लिए इसने क्या किया है कि जो हीट वेव है उसको एक तरह से प्राकृतिक आपदा मान लिया है। क्या कह दिया है, प्राकृतिक आपदा, ठीक है। अब प्राकृतिक आपदा में कौन कौन सी आपदाएं आती हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसमें भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, अकाल हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो इसने जो गर्मी बढ़ रही है, इस गर्मी के कारण अगर कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है या किसी को लू लग जाती है तो उसको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और ऐसा प्रबंधन जो किया है, क्या मिलेगा आप लोगों को, आर्थिक सहायता, यानी सरकार जो है उसके लिए आपको पैसा देगी। और इसको किस तरह की आपदा में रखा गया है, तो इसको रखा गया है दोस्तों स्थानीय में, क्योंकि पूरे भारत में नहीं माना गया है, लेकिन ये जो मध्य प्रदेश राज्य है इसने अपने यहाँ नागरिकों को जो हीट वेव है उससे सुरक्षा प्रदान करते हुए कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी कोई घटना घटती है, यानी उसे लू वगैरह लग जाती है, तो उसे क्या मिलेगा, उसे आर्थिक सहायता या वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और किस तरह की वित्तीय सहायता, तो जैसे किसी बाढ़ पीड़ित व्यक्ति को जो है दी जाती है, या फिर किसी भूकंप से पीड़ित व्यक्ति को दी जाती है। तो ये दोनों लाइनें आप लोग याद रखेंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कुछ तथ्य याद रखिएगा, जैसे आपका दूध सागर जलप्रपात जो है दोस्तों वो कहाँ पर है, तो दूध सागर ये जो है आपका कहाँ पर पड़ जाता है, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा फोसिल नाम का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ जाता है, तो फोसिल जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी नाम का जो पर्यटन स्थल है दोस्तों ये कहाँ पर है, तो ये भी आपका जो है मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा पन्ना की जो खान है वो कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। रातापानी नाम का जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि रातापानी नाम का जो अभ्यारण्य है वो भी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे बाघ प्रदेश भी कहा जाता है, इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, इसको बाघ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और साथियों ये भी याद रखिएगा कि ये तेंदुपत्ते के जो उत्पादन है उसके लिए बहुत ही अग्रणी राज्य है। तेंदुपत्ता वो है जिससे बीड़ी बनाई जाती है, तो याद रखिएगा तेंदुपत्ते का अग्रणी उत्पादक राज्य जो है दोस्तों वो कौन हो जाएगा, तो वो भी मध्य प्रदेश हो जाएगा। साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखना है दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर जो प्रमुख नदी है उसका नाम है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी जो है दोस्तों वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। किस राज्य से, किस स्थान से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो मध्य प्रदेश जो है साथियों कई मामलों में ज्यादा पूछा जाता है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत के किस राज्य ने अपने नागरिकों को जो हीट वेव है या जो गर्मी या ऊष्मा बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उससे सुरक्षा देते हुए अपने यहाँ जो लू है या जो कह सकते हैं कि जो आपका कह सकते हैं गर्मी प्रभावित जो नागरिक हैं उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है, तो वो मध्य प्रदेश ने। साथ ही साथ दोस्तों एक लाइन और याद रखिएगा कि गोंड जनजाति जो है वो पाई जाती है मध्य प्रदेश में। तो ये सारे के सारे फैक्ट आप लोग दिमाग में रखेंगे और बहुत ही अति अनिवार्य फैक्ट है ये। साथियों अब बात करते हैं एक बड़े ही खास प्रश्न पर जो आपसे आने वाली परीक्षाओं में 100% आने की संभावना है। देखिए एक सवाल है कि यूरोनेवल, सवाल क्या है
कि यूरो नेवल क्या है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो यूरो नेवल है ये एक प्रकार की रक्षा प्रदर्शनी है। क्या है? रक्षा प्रदर्शनी है। यानी प्रदर्शनी तो आप लोग जाते ही होंगे जहां पर झूला उला आप लोग झूलते हैं, साथ में गोलगप्पे उप्पे खाते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा कि ये जो यूरो नेवल है यहाँ पर आपको गोलगप्पा खाने के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि ये बहुत बड़ी, या कह सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी, इसकी खासियत क्या है कि ये विश्व की सबसे बड़ी, पूरे विश्व की बात कर रहा है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो विश्व की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी है। ठीक है, सबसे बड़ी जो कह सकते हैं रक्षा प्रदर्शनी है। और इसमें कौन सी सेना जो है भाग लेगी? तो याद रखिएगा इसमें नौसेना का जो है, नौसेना की प्रदर्शनी है। जैसे हम आप जानते हैं कि जल थल वायु सेना होती है, तो याद रखिएगा कि ये जो है आपका नौसेना प्रदर्शनी है। यानी नौसेना के जो लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे और वो अपने अपने हथियार उपकरण और बाकी की चीजें जो है उनको दिखाएंगे। इसका जो आयोजन है दोस्तों, इसका आयोजन 4 से 7 कब हो जाएगा? 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक। अगर आप लोग फ्री हो तो जाकर घूम आइएगा। तो 4 से 7 के बीच में, यानी 4 से 7 नवंबर के बीच में इसका आयोजन होगा। और कहां पर होगा? तो ये 2024 में 4 से 7 नवंबर। और कहां पर? तो याद रखिएगा कि फ्रांस में। कहां पर? फ्रांस में। और फ्रांस जो है दोस्तों उसकी राजधानी क्या है? याद रखिएगा पेरिस है। कौन सी हो जाएगी? पेरिस है। जो फ्रांस है यहीं पर आपको याद रखना है कि ये जो पेरिस है किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों ये सीन नदी के किनारे है। आल्पस पर्वत कहां पर है? तो याद रखिएगा आल्पस नाम का जो पर्वत है वो कहां पर है? फ्रांस में है। इसके अलावा जो आपका पिरेनीज पर्वत है, पिरेनीज नाम का जो पर्वत है दोस्तों ये कहां पर है? तो पिरेनीज पर्वत जो है वो फ्रांस में है। इसके अलावा लायर नाम की नदी कहां पर है? तो ये भी फ्रांस में है। और कहता है गैरॉन नाम की नदी कहां पर है? तो गैरॉन नाम की नदी जो है दोस्तों वो भी फ्रांस में है। ठीक है, यूरो नेवल क्या है? विश्व की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी है। इसकी खास बात क्या है? 2024 में ही ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहीं पर क्या हुआ है? ओलंपिक खेल भी हुए थे। तो ये याद रखना है कि 2024 के जो ओलंपिक खेल हैं इनका आयोजन कहां पर हुआ है? तो याद रखेंगे कि कहां पर हुआ है ओलंपिक खेल? फ्रांस में। पहला ओलंपिक कहां हुआ था? यूनान के एथेंस नगर के ओलंपिया नामक स्थान पर। पुरानी वीडियो में मैंने बता रखा है आप लोगों को। ये याद रखना है साथियों कि ये जो यूरो नेवल प्रदर्शनी है इसमें कुल 5 महाद्वीप के लोग भाग लेंगे। कितने महाद्वीप के? 5 महाद्वीप के लोग भाग लेंगे। और इसमें 500 जो है प्रतियोगी या जो है प्रतिभागी जो है वो उतरेंगे मैदान में। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। फ्रांस की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है इसको लघु यूरोप की संज्ञा दी जाती है। जलवायु की दृष्टि से क्या कहते हैं? लघु यूरोप कहा जाता है। आज भी एक विकसित कंट्री होने के बाद भी यहाँ की जो अधिकांश जनता है वो कृषि पर जो है बल देती है या कृषि पर ध्यान देती है। इसके अलावा एक शराब है जिसको हम शैंपेन शराब कहते हैं। ये जो शैंपेन शराब है साथियों ये कहाँ पे पाई जाती है? तो शैंपेन नाम की शराब जो है वो आपको फ्रांस में मिलेगी। शैंपेन नाम का एक नगर है और उस नगर में शैंपेन नाम की शराब बनाई जाती है। और जो शैंपेन है वो अंगूर से बनाई जाती है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा कि बोर्डो नाम का एक नगर है। तो ये जो है बोर्डो नाम का नगर जो है वो फ्रांस में है। और ये भी क्या होता है? शराब के उत्पादन का के मामले में आगे है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा भारत का जो है उससे सैन्य अभ्यास भी होता है। जैसे पहला अभ्यास हम बता रहे हैं यहाँ पर वरुण। एक बार चेक कर लेते हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। ठीक है, वरुण जो है दोस्तों ये याद रखिएगा कि वरुण क्या है? तो वरुण जो है एक सैन्य अभ्यास है और एक तरह का नौसैनिक अभ्यास है। कौन सा अभ्यास है दोस्तों? तो नौसैनिक अभ्यास है। यानी नौसेना इस पर भाग लेती है। तो वरुण नाम का जो अभ्यास है वो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। साथ ही साथ एक सैन्य अभ्यास है जिसे गरुड़ कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों गरुड़ जो है ये वायुसेना का अभ्यास है। क्या है? वायुसेना का अभ्यास है। तो वरुण में नौसेना हो जाएगी और गरुड़ में वायुसेना हो जाएगी। साथ ही साथ एक युद्धाभ्यास है जिसे शक्ति सैन्य अभ्यास कहते हैं। तो शक्ति जो है ये सैन्य अभ्यास है एक तरह से, और इसमें भारत और फ्रांस भाग लेते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। जो पेरिस है दोस्तों या जो फ्रांस है इसको कहा जाता है फैशन की नगरी। इस लाइन को भी याद रखिएगा कि इसे क्या कहते हैं?
फैशन की नगरी के नाम से जाना जाता है। इसको और क्या कहते हैं, इसको ग्रंथिल नगर कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में कहीं से भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है और सारे लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथियों, अगला जो प्रश्न है वो आपका किसी न किसी परीक्षा में आपको मिल रहा है, ये पहले से बता दे रहा हूं। आप लोग चेक करिएगा पेपर और हमको ये कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको किस परीक्षा में देखने को मिला है। देखिए, सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार कौन सा हो जाएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। जो सबसे पहला जो दादा साहब फाल्के है, इस पुरस्कार की जो शुरुआत है, कह सकते हैं पहला पुरस्कार जो दिया गया है ये 1969 यानी 1969 में दिया गया है। और किसे दिया गया था, तो ये जो है देविका रानी को दिया गया था। किसको दिया गया था, देविका रानी को दिया गया था। इस लाइन को याद रखिएगा। तो पहला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो 2024 में किसे दिया गया है, देविका रानी। ठीक है, इसको आप 4-5 स्टार बना के लिखिएगा, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा और कमेंट करके आपको बताना है कि ये क्वेश्चन कहां पर मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है दोस्तों, ये 1969 से वितरित हुए और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो देविका रानी को मिला है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि 2000 जो आपका कह सकते हैं 2022 का सम्मान है, कब की बात कर रहा है, 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो 53वें नंबर का था। यानी अब तक कितना हो गया है, तो 52 जो है वो बटे थे और जब 2022 वाला बटा तो ये जो है 2022 वाला जो है वो 54वें नंबर पर था। और 2022 का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया दोस्तों, ये दिया गया है मिथुन दा को। किसको दिया गया है, मिथुन दा। अब मिथुन दा कौन है, तो आपको पता है मिथुन चक्रवर्ती, जिनका एक जमाने में बड़ा क्रेज हुआ करता था, बड़ा नाम हुआ करता था। जो मिथुन है, ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपने जो फिल्मी कैरियर है उसकी जो शुरुआत की है वो एक फिल्म से की है जिसका नाम है मृग्या। क्या नाम है, मृग्या। ठीक है, मृग्या जो है ये फिल्म थी जिससे उन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, 2022 का है, लेकिन ये वितरित कब किया गया है दोस्तों, 2024 में। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो 54वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कारों में 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, ये 2024 वाला यानी 2022 वाला है और बटा कब है, 2024 में। तो किसको मिला है, ये मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। और मिथुन चक्रवर्ती का अगर जन्म पूछा जाए दोस्तों कि कहां पर हुआ है, तो इनका जो जन्म है वो बंगाल में हुआ है। कहां पर हुआ है साथियों, तो बंगाल में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज याद रखिएगा, इनका जो कह सकते हैं वास्तविक नाम है वो है गौरांग चक्रवर्ती। क्या है, गौरांग चक्रवर्ती। तो गौरांग चक्रवर्ती जो है ये मिथुन जी का वास्तविक नाम है, लेकिन वो फिल्मी जगत में जो है या फिल्मी दुनिया में जो है उन्हें किस नाम से जानते हैं, तो मिथुन दा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि इनको जो है 2000 कह सकते हैं कि 2024 में ही एक और सम्मान दिया गया, 2024 का जो कह सकते हैं पद्म भूषण। क्या हो जाएगा, पद्म भूषण पुरस्कार या सम्मान जो है ये किसको दिया गया है, पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित या सुशोभित किया गया है मिथुन दा को। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बात यहाँ पर बंगाल की है, तो ध्यान रखिएगा कि बंगाल में ही क्या है दोस्तों, बुक्सा नाम का राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है, बुक्सा नाम का राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल की जो लोकसभा सीट है दोस्तों वो 42 है। कितनी हो जाए, तो टोटल 22 सीटें हैं लोकसभा की। इसके अलावा याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री कौन है, सब जानते हैं कि कौन है यहाँ पर। ठीक है, तो इस पे कोई बात ही नहीं करना है हमको। कारण क्या है कि इतना जबरदस्त लेडी, ऐसी लेडी जिसने मतलब एकदम हिला के रखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो हो गया, तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वो पश्चिम बंगाल में है और लोकसभा की जो सीट है वो 42 है। इसके अलावा भारत में ताजे जल की मछली का सबसे बड़ा, ताजे जल की जो मछली है उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। इसको भी याद रखिएगा। भारत में चावल का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा, तो चावल का शीर्ष उत्पादक जो है वो कौन हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसके अलावा ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जो पश्चिम बंगाल है इसकी राजधानी क्या है, तो कलकत्ता है। ठीक है, कलकत्ता हो जाएगी। और इसको क्या कहते थे, पूर्व का लंदन कहा जाता था अपने जमाने में। ये क्या था, पूर्व का
लंदन कहलाता था कलकत्ता। और कलकत्ता किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो याद रखिएगा हुगली नाम की नदी के किनारे है। और हुगली जो है उसे विश्व की सबसे ज्यादा विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। तो याद रखना है साथियों कि सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आपका हुगली नदी। इसके अलावा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि नेशनल वाटरवे नंबर 1 जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या, तो राष्ट्रीय जो जलमार्ग संख्या 1 है वो आपका प्रयागराज से शुरू होता है और हल्दिया तक जाता है। और जो प्रयागराज और हल्दिया है, याद रखिएगा साथियों कि प्रयागराज से लेकर कहां तक? तो हल्दिया तक। और ये हल्दिया कहां पर है? तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसके अलावा एक लाइन और ध्यान रखना है साथियों कि एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको कहते हैं गोरुमारा। कौन सा हो जाएगा? तो गोरुमारा नाम का जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो भी कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। आशा कर रहे हैं कि आप वीडियो को बढ़िया से पढ़ रहे हैं और हर चीज को बढ़िया से पॉइंट बनाकर लिख रहे हैं। अब दोस्तों हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको हम कहते हैं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, अभी इन्होंने हाल ही में एक बड़ा काम किया है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बिडकिन, किसकी बात कर रहे हैं? बिडकिन, इस चीज को याद रखिएगा। बिडकिन नाम का कह सकते हैं कि एक औद्योगिक क्षेत्र बनाया है। क्या किया है? एक औद्योगिक क्षेत्र बनाया है। तो ये याद रखिएगा साथियों कि बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र को जनता को या देश को समर्पित किया है प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने। और ये जो बिडकिन नाम का जो औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि 7,855 करोड़ रुपए का बना हुआ है। यानी इतना जो है, इतना रुपए इसमें इन्वेस्ट करना पड़ा है इसको तैयार करने में। अब सवाल उठता है कि औद्योगिक क्षेत्र क्या है? तो दोस्तों ऐसे क्षेत्र जहां पर जो प्रोडक्शन है और जो आपका कह सकते हैं उसको निर्यात करना है या एक्सपोर्ट करना है या किसी चीज को, कच्चे माल को इंपोर्ट करना है, तो जहां पर इन सारे कामों के लिए हमको सुविधाएं उपलब्ध हो, जैसे आने जाने के लिए सड़कें अच्छी होनी चाहिए, लाइट जो है वो 24 घंटे आ रही है, तो इस तरह के क्षेत्र को तैयार करना ही क्या कहलाता है? औद्योगिक क्षेत्र को तैयार करना, जहां पर बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं या जो बड़े लोग हैं वो सब जाकर अपना अपना व्यापार जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे औद्योगिक क्षेत्र का विकास अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये याद रखिएगा 7,855 करोड़ रुपए की 7,055 सॉरी करोड़ नहीं, ये हो जाएगा एकड़ जो है इतनी भूमि पर बना है। सोचिए 7,555 एकड़ भूमि पर ये क्षेत्र जो है वो तैयार किया गया है। और ये स्थान कहाँ पर है दोस्तों? तो ये स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में। बिडकिन जो आपका औद्योगिक क्षेत्र है कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। और ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों जो महाराष्ट्र है ये उद्योग के अनुकूल क्षेत्र, ऐसे शॉर्ट में कह सकते हैं कि उद्योग के अनुकूल क्षेत्र, ठीक है, उद्योग के अनुकूल जो क्षेत्र होते हैं उन्हीं को बिडकिन, उन्हीं को जो है औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ऐसा अनुकूल क्षेत्र कौन सा है? तो बिडकिन क्षेत्र है, जो कहाँ है? तो ये औद्योगिक क्षेत्र आपका महाराष्ट्र में है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो दोस्तों ये याद रखिएगा जो महाराष्ट्र है उसको भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। तो कभी भी आपसे कहता है कि आर्थिक राजधानी किसको कहा जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि तंसा नाम का जो राष्ट्रीय उद्यान है, तंसा, ठीक है, तंसा नाम का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र जो है दोस्तों ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक जो है सड़कों वाला राज्य है। तो सबसे ज्यादा सड़कों वाला जो राज्य है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है जिसे हम मुंबई बंदरगाह कहते हैं, तो सबसे बड़ा जो बंदरगाह यानी जो पोर्ट है वो है आपका कौन सा? मध्य प्रदेश, वो जो है महाराष्ट्र में है मुंबई बंदरगाह। जो मुंबई बंदरगाह है ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा और प्राकृतिक बंदरगाह है। बड़ा एवं प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह। इतना ज्यादा भार हो जाता था कि उस भार को कम करने के लिए मुंबई बंदरगाह से 13 किलोमीटर की दूरी पर एक नया बंदरगाह बनाया गया था जिसका नाम था नहावा शिवा, या जिसे हम कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये कहाँ पर है? तो ये भी आपका महाराष्ट्र में है और भारत का सबसे ज्यादा हाईटेक बंदरगाह है। ये कौन सा है? तो हाईटेक बंदरगाह है। इस लाइन को भी आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों
एक बात और ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि जो महाराष्ट्र है यहाँ इसकी जो राजधानी है वो मुंबई है, और मुंबई को हम लोग क्या कहते हैं, भारत का हॉलीवुड के नाम से जानते हैं। तो कभी भी आपसे पूछ सकता है कि भारत का हॉलीवुड किसको कहा जाता है, तो वो मुंबई को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन करता है दोस्तों कि जो भारत का हॉलीवुड है वो क्या है, मुंबई हो जाएगा। 7 टापुओं का नगर किसको कहा जाएगा, तो 7 टापुओं का नगर जो है वो भी मुंबई हो जाएगा। भारत का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाए तो प्रवेश द्वार क्या हो जाएगा, ये भी जो है आपका कह सकते हैं कि मुंबई हो जाएगा। इसके अलावा जो नासिक है, नासिक एक जिला है जो कि वो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, नासिक जो है वो महाराष्ट्र में है। और याद रखिएगा कि जो कह सकते हैं गोदावरी नदी है उसका उद्गम स्थल जो है वो भी यही नासिक से होता है। नासिक में जो आपका त्रवयंक की पहाड़ियां है ये कहाँ पर है, तो ये भी जो है नासिक जिला महाराष्ट्र के कुमरा गांव में है त्रवयंक की पहाड़ी। तो त्रवयंक की पहाड़ियां जो है दोस्तों वो कहाँ पर है, तो वो भी आपका स्थित है महाराष्ट्र में। तो उम्मीद कर रहा हूं साथियों कि आप लोग बढ़िया से हर क्वेश्चन को समझ रहे हैं। चलिए साथियों, एक खास सवाल जो जिससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, 2018 के में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा लगभग हर जगह अलग अलग लेवल की परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या है कि आईफा जो अवार्ड है, आईफा अवार्ड ये 2024 में कहां पर वितरित हुए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आईफा अवार्ड है ये आपका वितरित हुए हैं, कह सकते हैं कि अबू धाबी में। कहां पर वितरित किए गए हैं, तो अबू धाबी में इन पुरस्कारों को वितरित किया गया है दोस्तों। और एक विशेष बात याद रखिएगा, आईफा का मतलब है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल ठीक है, इंडियन फिल्म एकेडमी क्या हो जाएगा, तो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। ठीक है, तो आईफा का मतलब हो गया इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। ठीक है, अब इसमें जो है दोस्तों पूछा जाता है, कई सारे सवाल बनते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख सवाल है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि इसमें जो सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छी जो फिल्म मानी गई है वो किस फिल्म को माना गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो फिल्म है सर्वश्रेष्ठ फिल्म है उसका नाम है जिसको एनिमल कहा जाता है। क्या हो जाता है, एनिमल। तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो कौन सी हो जाएगी, एनिमल हो जाएगी। ये फिल्म किसकी है आपको पता है कि रणवीर कपूर, किसकी है, रणवीर कपूर की है। तो रणवीर कपूर ने ये फिल्म जो है इसमें जो है अभिनेता के रूप में कार्य किया है। अनिल कपूर भी इसमें साथ में है उनके। ठीक है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं एक्शन से भरी हुई फिल्म है, मारधाड़ खूब है। ठीक है, तोड़फोड़ खूब बढ़िया से दिखाई गई है। तो अगर आप एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं तो इस फिल्म को जरूर देखिएगा। तो रणवीर कपूर ने एनिमल नाम की फिल्म जो है जो बनाई, जो आपका वो क्या कहता है, वो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है पुरस्कार पाती है। अब सवाल उठता है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है या सम्मान है वो किसे दिया गया है। तो दोस्तों बॉलीवुड में किसको किंग खान के नाम से जाना जाता है, तो वो बंदा और कोई नहीं है जिसे हम कहते हैं शाहरुख खान। तो ये याद रखिएगा कि शाहरुख खान जो है दोस्तों, इनको क्या हुआ कि इनको बेस्ट अभिनेता या सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है सम्मान दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है। और किस फिल्म के लिए, तो दोस्तों इनकी एक फिल्म है जिसको कहते हैं जवान। तो जवान फिल्म के लिए इनको जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों ये अगर पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री है उसका सम्मान किसको दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है दोस्तों इसका सम्मान दिया गया है रानी मुखर्जी को। किसको दिया गया है, रानी मुखर्जी को ये सम्मान दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों बेस्ट जो डायरेक्टर का या बेस्ट जो है कह सकते हैं डायरेक्टर का जो खिताब है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि बेस्ट जो डायरेक्टर है, बेस्ट डायरेक्टर का खिताब जो है वो किसको दिया गया है दोस्तों, तो ये दिया गया है विधु विनोद चोपड़ा को। किसको दिया गया है दोस्तों, विधु विनोद चोपड़ा। ठीक है, तो विधु विनोद जो है चोपड़ा को। ठीक है साथियों, ये तो थे वो फैक्ट जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ साथ मैं इतना कहना चाहूंगा
कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथियों, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चाहे वो कोई परंपरागत जीएस का सेक्शन हो या फिर आपका कहीं पर भी इंडिविजुअल जीएस अगर आपका कमज़ोर हो या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो जीएस से संबंधित, तो आप हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, वहां आप 2 से 3 दिन का आप ट्रायल क्लास भी ले सकते हैं। अगर क्लासेस आपको अच्छी लगती है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अन्यथा आप बैक कर सकते हैं। तो ट्रायल क्लास का कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। बहुत ही नॉर्मल फीस पर आपको जो है कह सकते हैं समीक्षा अधिकारी और पीसीएस के लिए जो है पढ़ाया जाएगा। चलिए, अगर आप करना चाहते हैं तो इस नंबर पर तुरंत जो है आप संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको बैच का जो है डेमो चाहिए। नंबर मैं लिख दे रहा हूं, तो ये आपके सामने ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो 7275129052 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए।